हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनए सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रीतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम सेकेंड यूनिट जो कि हमारा एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन, उसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स है और माइकलिस मेंटेन कर्व। आज बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं क्योंकि हमारे माइकलिस मेंटेन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों, यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, लेक्चर्स उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देख लीजिए। और यूनिट 2 में भी हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर्ड है, आप उनको भी जरूर से देखिए। अगर आप उनको देख लोगे तो आपका लिंक क्लियर हो जाएगा इस वाले लेक्चर के लिए और आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम्स को अफेक्ट करने वाले हैं। और ये क्या है माइकलिस मेंटेन कर्व, क्या है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इनको और कैसे हैं ये सब, चलिए देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, एंजाइम काइनेटिक्स, पहले एंजाइम काइनेटिक्स को ही पढ़ते हैं, शुरू करते हैं यहीं से। ठीक है, ब्राउन ने प्रपोज किया ओवरऑल रिएक्शन को, बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन बताया हूं ना मैंने आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि जब हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट में रिएक्शन होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन आगे जाके क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। और फिर ये एंजाइम निकल जाता है आगे के रिएक्शन को करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट, ये सभी किसको दिखा रहा है? ये सारे जो सिंबल्स लिखे हो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ लिखा भी है ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, ई एस फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड पी फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो कैसे समझते हैं, जब एक एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रही है तो उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, K1 से। ठीक है, ये बना ES, राइट। फिर अब ये किसमें चेंज हुआ, प्रोडक्ट में, तो हम इसको क्या करें, K2। पर ऐसा हो सकता है बच्चों कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ना चेंज हो के वापस किसमें चेंज हो जाए, एंजाइम और सबस्ट्रेट में, तब हम इसको K-1 लिख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखो, एंजाइम काइनेटिक्स अगर मैं मॉडल बताऊं तो आप ध्यान से समझना। बात ये हो रही है कि जितना ज्यादा हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक, उतना तेजी से हमारा एंजाइम से आके बाइंड कर रहा है। ठीक, ये एक टाइम तक ही हो सकता है ना बच्चा, कि मतलब जितने सबस्ट्रेट थे वो पूरे आके हमारे किससे बाइंड कर लिए, एंजाइम से। अब हमारे पास नहीं बचा है सबस्ट्रेट कि हमारे एंजाइम से आके बाइंड कर पाए, तब हमारे सेकेंड स्टेप में वो क्या हो जाएगा, रेट लिमिटिंग हो जाएगा। क्योंकि जितने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन थे वो बहुत तेजी से पूरे किसमें कन्वर्ट हो गए, एंजाइम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है रेट का बच्चों, वो अब इनसेंसिटिव है, फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाएगा सबस्ट्रेट में। आप खुद सोचो ना, अगर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हमारे 70 थे, राइट, और एंजाइम्स के मॉलिक्यूल 100 थे, तो 70 सबस्ट्रेट जो है बच्चा, एक मिनट, ये जो हमारे 70 सबस्ट्रेट है वो इसी से बाइंड करेंगे, 70 एंजाइम से। बाकी जो 30 है वो फ्रीली एंजाइम्स वो मूव कर रहे होंगे, उसको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब सेकंड स्टेप नहीं करा सकते हम, वो हमारे लिए रेट लिमिटिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या है भाई, डीपी बाई डी, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कितने यूनिट टाइम में। हम इसको K2ES भी तो लिख सकते हैं, आप ये देखो, ये यही से तो फॉर्म हो रहा है, यही एंजाइम सबस्ट्रेट तो फॉर्म कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है? ये बात कर रहा है ये। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा ओवरऑल रेट है प्रोडक्शन का एंजाइम सबस्ट्रेट का, ये कैसे समझते हैं, कैसे हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES बना रहा है और ये ES आगे जाके प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से नोट कर रहे हैं, DES बाई DT। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने में कितने यूनिट टाइम में ये बन रहा है, भाई कितने यूनिट टाइम में बन रहा है। पहला तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है तो K1 के प्रेजेंट में, और अगर वो टूट के फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट बना लेगा तो K-1 के प्रेजेंट में होगा, और अगर वो प्रोडक्ट बना लिया तो वो K2ES हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे एक अजम्पशन माना जाता है बच्चों कि ये जो हमारा रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, इक्विलिब्रियम रेट में चल रहा है। इक्विलिब्रियम रेट का क्या मतलब है मैम, चलिए देखिए,
यहाँ आपको एक अजम्पशन देखने को मिलेगा। द रैपिड इक्विलिब्रियम अजम्पशन हमें कहाँ से मिलेगा? माइकलिस मेंटन सर के अप्रोच से मिलेगा, और इसी चीज को, इस अजम्पशन को सुधारा है हमारे हाल्डेन अप्रोच ने, राइट। देखते हैं कैसे, ठीक है। ये देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं माइकलिस मेंटन पे हम चलेंगे। पहले हम समझते हैं हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एंजाइम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, राइट। तो पहला आप समझिए, एक टर्म लिखने जा रही हूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन वो एनर्जी है जो एक रिएक्शन को कंप्लीट करने में लगती है, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों, ये बहुत हाई अमाउंट में चाहिए। इतना हमारी हाई अमाउंट एनर्जी हमें देना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलिए समझते कैसे। ये वाला जो है ग्राफ हमारा किसको दिखा रहा है? ये एक्स और वाई एक्सिस समझते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग एनर्जी एंड दिस इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। जब हमारे पास एंजाइम नामक चीज नहीं था, तब एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम की इतनी ज्यादा चलती थी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराती थी। बहुत एनर्जी देना पड़ता था बच्चों, ये पॉसिबल नहीं था। फिर जब एंजाइम आया बच्चों, तो इस वाले एनर्जी को कम कर दिया, ठीक है। ये रिएक्टेंट जो हम यहाँ पे CO2 प्लस H2O लेके चल रहे हैं, इसको एक एंजाइम डालने के बाद से ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारी अब घट के यहाँ हो गई, ठीक है। तो हमें इतना समझ आया ना भाई, पहले इतनी एनर्जी लग रही थी, राइट, फिर इतनी हो गई। हम तो बीच वाले को देखेंगे, ओवरऑल एनर्जी जो रिलीज हो रही है रिएक्शन में, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारा विद एंजाइम इतनी है, बट विदाउट एंजाइम इतनी है। तो मतलब जब हमने एंजाइम दे दिया तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, और कम होने की वजह से हमें उतनी एनर्जी देनी भी नहीं पड़ी। क्लियर? तो एक तो हमें कौन इफेक्ट कर रहा है एंजाइम को? हमारे एक्टिवेशन एनर्जी। आगे चलते हैं, एंजाइम काइनेटिक फैक्टर्स में देखते हैं तो कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एंजाइम्स को बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस करते हैं। टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, पीएच वैल्यू है, आयनिक स्ट्रेंथ है बच्चा, और कोफैक्टर्स बता दिया गया आपको। कुछ इनहिबिटर्स आके इनहिबिट कर जाते हैं एंजाइम को, आगे फॉर्मेशन करने ही नहीं देते हैं प्रोडक्ट का। क्लियर? कुछ सबस्ट्रेट, रेलेवेंट सबस्ट्रेट आ रहे हैं, उनके कंसंट्रेशन को बाइंड करके उनके फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं पीएच डिपेंडेंसी, ठीक है। आप इस तरीके से समझो पीएच का ग्राफ, ठीक है। देखो, जो इफेक्ट है बेसिकली एंजाइम का, वो स्ट्रांगली डिपेंड है पीएच पे। बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ तो भी टूट जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा बेसिक हुआ तो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे कि कैसा कर्व हमें मिलने वाला है? बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। मतलब हमें एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्टिमम पीएच, ठीक। कैसे मिलेगा देखते हैं। बेल शेप जो एक्टिविटी है पीएच प्रोफाइल की, ये क्या बता रही है? आयनाइजेबल ग्रुप को, आयनाइजेबल ग्रुप इन द साइड चेन्स आर द एसेंशियल फॉर द कैटालिसिस। देखो, हमें पता है कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं उन पे ये लगा रहता है, राइट। जैसे मान लो यहाँ मैंने CH2 लिख दिया, सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन बना देंगे, ठीक है। अब जब मैं इसको आयनाइज करूंगी तो ज्विटर आयन बनाएंगे। हो सकता है ये N+ हो जाएंगे और ये साइड पे माइनस हो जाएंगे। ये चीज भी बहुत हमें क्या करती, इफेक्ट करता है बच्चों, ठीक। ये जो COH माइनस हो जाएगा, छट जाएगा, राइट। तो ये क्या है? कितने ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया तो नेचर ही खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेसिक है तो इनएक्टिव हो जाएगा। एक ऑप्टिमम हमें पीएच चाहिए। क्लियर है? क्या दिख रहा है? बेसिक ग्रुप का बता रहा है हमारा क्या कांस्टेंट है? 8 पे है, which has to be protonated in order to become active। ठीक है। और सेकंड एसिडिक अमीनो एसिड क्या है भाई? pKa 6 है, जिसमें क्या है? which is only active in the dissociated state। जो हमारा सेकंड अमीनो एसिड की बात कर रहा है वो सिर्फ डिसोसिएटेड स्टेट में ही एक्टिव है। पर हमारा अगर ऑप्टिमम पीएच देखे बच्चों, जिसमें मतलब हमारा पूरा रन करने वाला है ये एंजाइम, तो वो हमारा 7 है, राइट। क्या है? 90% इसी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। मींस अगर हम देखें, हम बहुत ज्यादा एसिडिक वैल्यू को बढ़ा नहीं सकते और बहुत ज्यादा एसिडिक वैल्यू को घटा नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि बहुत बढ़ा दिया तो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएंगे, और बहुत घट गया तो वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये चल रहा है पीएच में, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से बच्चा फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, तो आपको हमारे नवोदय बैच को ज्वाइन कर लेना है, राइट। कैसे करेंगे आप? आपको अपने फोन के प्ले स्टोर पे बच्चों DNS एजुकेयर आपको डाउनलोड करना है, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है? ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेगा, PDF मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, इवन बच्चों यूनिट वाइज पूरे वन शॉट रिवीजन भी आपको यहीं पर मिलने वाला है।
ठीक है। और मैं बता दूं बच्चों, जो यहाँ लेक्चर चल रहा है, कभी कभी होता है क्या है कि हम यूट्यूब पे सारे लेक्चर को कवर नहीं कर पाते हैं, तो आपको हमारे ऐप पे ये सारे लेक्चर्स बहुत ही प्रॉपर और सीक्वेंस में मिल रहा होता है। बच्चों सिर्फ जूलॉजी ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैट्स, मैथ्स, अगर आप इन सब में से कोई भी पढ़ाई करना चाहते हो तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ पूरी पूरे ही सब्जेक्ट की फीस सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1250 है। इसमें भी बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप हमारे DNS10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। अभी तक हमने पीएच पे देखा, हमें पीएच में समझ आया कि हमारा जो कर्व आता है वो बेल शेप कर्व आता है। रीजन ये है कि हम ऑप्टिमम पीएच पे ही एक्टिविटी को रेगुलेट करा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत, बहुत कम हुआ तो भी दिक्कत, राइट। अब हम टेम्परेचर पे देखेंगे एक्टिविटी को। इसमें जो हमें टेम्परेचर पे दिखता है ना, बहुत एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब आप समझो कुछ इस तरीके से टेम्परेचर पे चल रहा होता है, मतलब एक टाइम तक तो ऐसे चला, ठीक है, एक मिनट, देखो एक टाइम तक हमारे टेम्परेचर में भी हमें कुछ इसी तरीके से ग्राफ बेल शेप भी दिखेगा, बट क्या दिखेगा, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, आपस में कोलाइड करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एसिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ थर्मल मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का बढ़ेगा, इसकी वजह से असलरेशन दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, पहले तो नॉर्मल था, फिर बहुत तेजी से असलरेट किया, यहाँ पे बेल शेप भी कर दिखता है एट अ पॉइंट, पर एक सर्टेन टेम्परेचर आएगा बच्चों, अगर उससे ज्यादा दिए तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को ही लॉस्ट कर देगा। आप सोचो एंजाइम खराब हो जाएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको एंजाइम को भी देना होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा दिए, अगर बहुत ओवर टेम्परेचर दिए तो डीनेचर्ड हो जाएंगे, राइट। और अगर कम टेम्परेचर दे रहे हैं, नैरो टेम्परेचर है, तो उस पे वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटी को नहीं करा पा रहे हैं, मतलब वो एबल ही नहीं है कि उस एक्टिविटी को परफॉर्म करा पाए, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या देना होता है, हमें एक ऑप्टिमम ही टेम्परेचर देना होता है। अब आते हैं हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे। ठीक है, तो आपको क्या क्या समझ आया, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट किए बच्चा? पहला इफेक्ट किया हमारा पीएच, टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी और आयनाइजेबल कंपाउंड। आयनाइजेबल में भी तुम्हारा इनडायरेक्टली तो एसिड और बेस की ही बात हो रही है, कि तो वो बेस में टूटेंगे कि तो वो एसिड में टूटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन को। माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है भाई, ये एक सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है। अगर अभी भी किसी को नहीं पता सबस्ट्रेट एंजाइम का मतलब, तो आप पहले और दूसरे लेक्चर को जरूर से देख लीजिए बच्चा। क्या बोल रहा है इसमें, एक स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी के बीच में, मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में और इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में। किसमें, वी नॉट में, वी मैक्स में और केएम में। ठीक, अभी हम इसको एक इक्वेशन से समझेंगे बच्चों, और इक्वेशन हम इसको सारा क्लियर कर लेंगे किस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो माइकलिस मेंटन ने क्या बताया था, माइकलिस मेंटन ने एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को बताया था, जिसमें इन्होंने इन तीनों के बीच में क्या बनाया है, रिलेशनशिप बनाया है। देखते हैं कैसे। तो Km क्या है, ये माइकलिस मेंटन का कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइकलिस सर का कांस्टेंट, जिसमें बताया जाता है जो हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब ये जो हमारा Vmax है, इस पे हमारा सबस्ट्रेट क्या हो जाए, हाफ हो जाए। ठीक है, right? Essentially, it indicates the affinity of an enzyme for its substrate with a lower Km signifying higher affinity. बोल रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे एंजाइम के पास कितनी ज्यादा एफिनिटी है कि हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड कर ले रहा है। तो जितना कम वैल्यू लोअर Km, जितना कम हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट बच्चा, उतनी ज्यादा एफिनिटी चलेगी। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वीमैक्स आया, मैंने बताया ना वीमैक्स एक ऐसा प्लेस है जहां हमारा हाफ ऑफ रिएक्शन हो जा रहा है,
कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन सिग्निफाइंग द हाईएस्ट पॉसिबल रेट at which the reaction can proceed when all enzyme active sites are fully saturated with substrate. Essentially, it is the top speed of the enzyme under ideal condition. मैंने अभी आपको एक hypothetical situation दिया था कि लेट सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा एंजाइम है। अगर हमारे पास सबस्ट्रेट 80 है और एंजाइम 100 है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चों। एक टाइम तक तो ये हमारा नॉर्मल ग्राफ में चल रहा होता है, ठीक है, बट फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। रीजन ये है कि 80 सबस्ट्रेट थे और 80 वो एंजाइम ऑक्यूपाई कर लिया, रिएक्शन हो गया इन दोनों के बीच में, पर बाकी 20 वाले ऐसे ही फ्रीली घूमेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। एट अ रेट पे जाके, मतलब यही वाला रेट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, Vmax होगा। जितना होना था ये टॉप स्पीड होगी बच्चों, इससे ज्यादा रिएक्शन आगे नहीं चल पाएगा। क्लियर? देखते हैं कैसे। यहां आप समझिए एक इक्वेशन दिया, हम इसको ध्यान से समझेंगे। इक्वेशन है कि हमारा जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल रहा है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, प्लस प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम अपना निकल के बाहर चले जाएंगे रिएक्शन करने के लिए आगे। तो बच्चों जब रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जब बन रहे हैं बॉन्ड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तब ये K1 और ES बन रहा है, राइट। पर जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो ये वापस से जा रहे हैं, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, K-1 ES हो जाएगा, ठीक। अब क्या किया हमने, अब हमने क्या किया बच्चा, ये वाले ES को हम इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए, राइट। ये वाले ES को हम यहाँ लेकर आ गए, ठीक है, और ये वाले K1 को इधर भेज देंगे। तो बच्चों ये जो हमारा एक आया इधर वैल्यू K-1 बाई K1, इसको हम क्या बोलते हैं, KS, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स को ये दिखा रहा है, ठीक। आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से समझो, हमने बोला ये KS है तो हम इसको पूरा KS लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया KS इज इक्वल्स टू एंजाइम सबस्ट्रेट बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला इक्वेशन याद है सबको। अगर मैं टोटल एंजाइम की बात करूं तो आप देखो एक एंजाइम यहां बन रहा है, एक एंजाइम यहां बन रहा है, दो है टोटल एंजाइम, हम बोल दिए E0 है, तो ये दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस एंजाइम को इधर लेके आना और इसको इधर भेज दिया, ये रिएक्शन बन गया। क्लियर बच्चों? आप याद करो ये जो एंजाइम है, ठीक, ये पहले इक्वेशन में हमारा एंजाइम लिखा हुआ है ना, यहां हम उसकी वैल्यू रख देंगे, और जैसे ही हम यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे ये क्या हो जाएगा, E0 माइनस ES S बाई ES, ठीक। किस तरीके से हम चल रहे हैं रिएक्शन में आगे, मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। जो हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 ही लिखा है हमने यहाँ, पुट वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, ठीक। ये हमारे इक्वेशन 1 में वैल्यू लिखा गई बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है, इक्वेशन 1 बन गया, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को हम समझ रहे हैं आगे। अब ये जो यहाँ बनकर आया हुआ है बच्चा, ये हम इसको ES को इधर भेजेंगे, ये वाले ES को इधर भेजेंगे, और ये जो माइनस में इसको भी इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, राइट। हो जाएगा क्या, कैसे हो जाएगा, KS ES प्लस ES S इज इक्वल्स टू E0 S, ठीक भाई। उधर वाले को भेज दिया मैंने, हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या देखने को मिल रहा है बच्चा, इन दोनों में ही क्या कॉमन है, ES कॉमन है क्या, ES कॉमन, हम ES को बाहर ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, KS प्लस S इज इक्वल्स टू E0 S, हो गया। ES को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर भेज दे रहे हैं, ठीक। तो क्या देखने को मिल रहा है, E0 S बाई KS S, ठीक। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। क्या बन के आ गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे समझते हैं बच्चों, हम वेलोसिटी देखेंगे। हमारे ES को, ये वाले ES को बच्चों पूरा होने में क्या जा रहा था, K2, जो P प्लस E बना रहा है, राइट, यही चल रहा था, ठीक। आप यहां देखोगे, यहां देखो ये है ना, ठीक। अब ये रिएक्शन चला तो क्या देखने को मिल रहा है हमें,
हमें देखने को मिल रहा है V नॉट की वैल्यू आ जा रही है K2ES। ठीक, ये जो V नॉट की वैल्यू आई है बच्चों K2ES, ये दिख रहा है K2ES। ठीक है, ये हम कहां पुट करने वाले हैं? पुट द वैल्यू ऑफ ES, इस ES की वैल्यू पे प्लेस कर दे। हाँ, ठीक है, क्लियर? कहां प्लेस कर रहे हैं हम? चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये ई नोट, ये एस, ये के एस और ये एस, ये इतना आ गया था हमारा, राइट? इतना आ चुका है बच्चा। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा ईएस है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वो आगे क्या बनाने वाला है? वो हमारा प्रोडक्ट प्लस एंजाइम बनाने वाला है। ठीक है, और यहाँ हमें क्या मिल रहा है? वी नॉट इज इक्वल्स टू K2ES। यहां तक क्लियर आ गया? ये जो वैल्यू है ES की, हम किसमें पुट करने वाले हैं? पुट द वैल्यू ऑफ ES। ES के वैल्यू को पुट किया जाए, हम जब पुट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है K2 E नॉट ES KS S। भाई ये ES की वैल्यू आई थी ना बच्चा, ये वाली ES की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट कर दोगे, ये वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब क्या है? हमें पता है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा Vmax। ठीक, ये जो Vmax है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? तो Vmax इज इक्वल्स टू आ जाएगा K2E नॉट। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला रिएक्शन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इक्वेशन 4 की वैल्यू Vmax इज इक्वल्स टू K नॉट E नॉट होता है ना, ये कहां पुट करो? 3 वाले में। ये देखो, ये K2E नॉट आया है, यहाँ Vmax लिख देंगे तो V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax सबस्ट्रेट KSS। मेन हमारा यही था, मेन तो हमारा यही है, यही रिएक्शन चाहिए था। V नॉट इज इक्वल्स टू Vmax सबस्ट्रेट KS प्लस S। ये है बच्चों, ये क्या है? माइकलिस का यही है बेसिकली इक्वेशन। पर बच्चों इसको हेल्डन सर आए और इस इक्वेशन को क्या किए? मॉडिफाई किए। कैसे मॉडिफाई किए? इन्होंने बोला जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा तब ये एंजाइम सबस्ट्रेट बना सकता है और प्रोडक्ट प्लस एंजाइम भी बना सकता है, राइट? पर इन्होंने ये नहीं बोला कि ये बैक जाएगा तो हो सकता है ये ना बन के डायरेक्ट ये वाला बन जाए, तो उस पे इन्होंने इक्वेशन दिया। देखो सब कुछ तो सेम है, जैसे हम लिखते आए थे माइकलिस मेंटन में, स्टार्टिंग से सब कुछ सेम लिखा है बच्चों, क्लियर? बस हमने यहाँ K2 को नहीं लिखा था, ये भी तो बन सकता है K2 वाला भी, तो यहाँ जो K2ES है बस यही नहीं लिखे थे, ये क्या हो जाएगा? K2ES। अब ये ES दोनों में कॉमन है, ले लिया इधर साइड। ठीक, अब क्या देखने को मिल रहा है? अब है बच्चों, ये जो होता है हमारा K-1 प्लस K2 बाई K1, क्या है? Km। हेल्डन सर ने माइकलिस मेंटन सर के ऑनर में इसको क्या बोल दिया? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक, ये क्या कहलाया? माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। ठीक, आगे क्या देखने को मिल रहा है? अब ये हमारा Km बन के आ गया, टोटल एंजाइम क्या हो जाएगा? E और ES। अब फिर हमने वही क्या किया, हमने E को इधर भेज दिया, E नोट को इधर भेज दिया, फिर हमने Km की वैल्यू पुट की। ये जो Km हमारा आया था इसमें एंजाइम की वैल्यू वाली उठा के रख दी तो ये मिला, क्लियर? ये ES को हमने इधर भेजा। अब क्या है, हमें दोनों तरफ क्या देखने को मिल रहा है? ES कॉमन है, ले लिया। ठीक, ये जो माइनस की साइन है इसको इधर भेजा, प्लस आया, फिर ES कॉमन ले लिया। ES कॉमन लेने के बाद हमें ये रिएक्शन मिला, सेवेंथ वाला। ठीक, सेवेंथ इक्वेशन। अब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया? V नॉट इज इक्वल्स टू K1ES। अब इस वैल्यू का इक्वेशन पुट करेंगे कहां? इक्वेशन नंबर 8 में। भाई V नॉट इज इक्वल्स टू K1ES है, ठीक, हमें ES की वैल्यू ये पता है तो हम ये ES की वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पे रख दिया, ये वैल्यू मिला। अब हमें क्या देखना है बच्चा? एक मिनट, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं बच्चों? ये जो हमारे पास आया लास्ट में V नॉट इज इक्वल्स टू K2ES, ये ठीक, इसमें क्या करना है? हमें वैल्यू रखनी है। इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे? इक्वेशन 8 में रख देंगे। ठीक, ये ES, ये जो इक्वेशन 8 आया है, यहाँ पे हम इक्वेशन 7 वाली वैल्यू रखी। इक्वेशन 7 की वैल्यू क्या थी? V नॉट इज इक्वल्स टू K2E नॉट S Km। एक मिनट बच्चों,
ठीक है, यहां तक हो गया S Km और S, ये हो गया। और हमें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है V max, V max इज इक्वल्स टू K2 E नॉट। तो बच्चों हम इसकी जगह नहीं लिख सकते हैं, K2 की जगह हम V max नहीं लिख सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया, V नॉट इज इक्वल्स टू Km S बाई Km प्लस S। ठीक, तो ये है बच्चों हमारा फाइनल माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। आपको रिएक्शन बनाने आना चाहिए, किस तरीके से आया, मैंने 1 बाय 1 स्टेप आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको बनाने वाले हो। ठीक है, तो लास्ट में हमें मिल गया माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। और जो मैं इससे पहले जहां हेल्डन ने इसको सुधारा था बच्चों, वहां हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें माइकलिस मेंटन नहीं मिल रहा था ना, केएससी मिल रहा था। फिर इसको किसने अप्रोच में सही किया, इसको अप्रोच में सही किया हमारे हेल्डन सर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंक्लूजन पॉइंट क्या है, समझ क्या आया इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन से हमें ये समझ आया रिएक्शन रेट इनिशियली तो देखिए बढ़ने वाला है, जितना सबस्ट्रेट है पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट का एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट, और जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी पे गया, जैसे Vmax आया बच्चों, जितने एंजाइम्स थे, जितने सबस्ट्रेट थे पूरे एंजाइम से बाइंड कर लिए, वही हमारा टॉप स्पीड होता है। ठीक, इसके आगे हम जाएंगे तो रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं होने वाला। ठीक है, और वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब हमारा Vmax का हाफ हो जाए तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, Km, माइकलिस कांस्टेंट। क्लियर बच्चों, Km क्या दिखा रहा है, एफिनिटी, जितना ज्यादा कम Km उतनी ज्यादा हाई एफिनिटी, जितना ज्यादा हाई Km उतनी ज्यादा लो एफिनिटी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना ज्यादा कम Km है, माइकलिस मेंटन तो यही बता रहा है ना कि सबस्ट्रेट पूरे तरीके से बाइंड हो गए हैं, सबस्ट्रेट बाइंड हो गए, इसका मतलब एफिनिटी हाई हो चुकी है। ठीक, पर हाई Km रहेगा तो अब तो है ही नहीं सबस्ट्रेट, तो कहाँ बाइंड होंगे। क्लियर, ये था हमारा माइकलिस मेंटन का पूरा कंक्लूजन। तो बच्चों इसमें हमने क्या क्या देख लिया, हमने कर्व देखा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई फुल फ्लेज में करना चाहते हो, सिर्फ जुलॉजी ही नहीं बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी मैथ्स स्टार्ट, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको फोन पे बच्चों डीएनएस एजुकेयर आपको डाउनलोड कर लेना है, राइट। जहां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, क्लास नोट्स, पीवाईक्यू, यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन मिलेंगे बच्चों। बल्कि बच्चा जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, इसका भी नोट्स आपको हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ही मिलने वाला है। होता है क्या बच्चों, यूट्यूब पे हम सारे लेक्चर्स को कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और आपको अगर पूरे लेक्चर सीक्वेंस वाइज में चाहिए तो आपको हमारे इस बैच में इनरोल होना होगा। अपने फोन में प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर लीजिए, राइट। इसमें भी बच्चों इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट है अगर आप डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो ठीक है बच्चों। तो अभी आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को किस तरीके से डिराइव किया गया है। अक्सर अब तो अब ग्रेजुएशन में हो तो बच्चों पूछा जाता है, ठीक है, या पूछा जाता है Vmax क्या है, Km क्या है, क्या समझते हो आप इससे, V नॉट क्या है। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पूरे तरीके से, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे एंजाइम्स को अफेक्ट कर रहे हैं, हमने सभी को बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। आप देख लीजिएगा, आपको कहीं डाउट तो नहीं है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, अगर आपने नहीं देखा है अभी पुराने वाले यूनिट्स को, आप उनको जरूर से देख लीजिए, और इस यूनिट के भी मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो अब हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।